सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन शुरू करते हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल कंसेप्ट्स की। तो आपके डिप्लोमा सब्जेक्ट में 9 चैप्टर हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है फंडामेंटल्स। तो बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वन इज थ्रिम जिसका मीनिंग होता है हीट और दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मोशन। यानी क्या मतलब वो थर्मोडायनेमिक्स का? इसका मतलब हुआ इट इज defined as the field of science dealing with energy in the form of heat and work and their conversion into each other. दोबारा बता रहा हूं आपको। Thermodynamics may be defined as the field of science dealing with energy in the form of heat and work and their conversion into each other. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ भी जाता है। तो आपको उसमें ये लिखना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। थ्रिम मींस हीट, डायनामिक्स मींस मोशन, और ये डेफिनेशन। और जो ये स्टडी है इट इज फॉर्मुलेटेड इनटू सम लॉज। इसमें कुछ लॉज बनाए गए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ। 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे 4 लॉ हैं। 4 लॉ जिनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ, जिनको हम स्टडी करते हैं। और हमारे आसपास कोई भी एनर्जी या हीट इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज द डोमेन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप बात करें स्टीम पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस टर्बाइन, योर इंटरनल कंबस्टन इंजन, चाहे आपकी कार है, चाहे स्कूटर्स हैं, चाहे एयरप्लेन्स हैं, देन एयर कंडीशनिंग, your refrigerators, air compressor, your chemical process plants, these all are the application area of the thermodynamics. So thermodynamics जब हम स्टडी करते हैं तो इसके दो मेजर डोमेन है या एनालिसिस के तरीके हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। तो हम दो तरीके से या दो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा मैटर है, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एक मैक्रो लेवल पे और एक माइक्रो लेवल पे। सो जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं या ऐसी स्टडीज जिसमें हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। जैसे कि आप प्रेशर की बात करें, फोर्स अपॉन एरिया, आप टेम्परेचर की बात करें, इस तरह की चीजें आती है मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। यानी जो हम मेजर कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो आप लोग प्रेशर गेज यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के एनालिसिस, टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर है। तो जहां पर हम इस तरह की चीजें, मेजरेबल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। और मैक्रोस्कोपिक जो स्टडी होती है उसमें क्या है, मैटर के स्ट्रक्चर को नहीं कंसीडर करते। जैसे कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, जो उनका जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनसे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके हमारा मैटर बनता है, तो वहां पर हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो स्ट्रक्चर है हम उसको स्टडी नहीं करते। हम बेसिकली क्या करते हैं, कलेक्टिवली जो उनका बिहेवियर है। मान लो कि एक मॉलिक्यूल, एक मैटर है जिसमें 1000 मॉलिक्यूल या 10,000 मॉलिक्यूल से मिलके कोई स्ट्रक्चर है, तो उन 10,000 मॉलिक्यूल्स के जो कंप्लीट बिहेवियर है, जो उनका कंप्रिहेंसिव बिहेवियर है, जो उनका कलेक्टिव बिहेवियर है, हम उसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल इंजन सिलेंडर है, उसमें हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर डालते हैं, हमें वो स्टडी करना है। तो आप इजीली आप उनका वॉल्यूम देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, प्रेशर देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जहां पर आप मेजरेबल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और इसको हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच इज आल्सो नोन एज क्लासिकल अप्रोच। समटाइम क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्क्स का
कि मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का डिफरेंशिएट करो, या फिर क्लासिकल स्टडी का आपको क्लासिकल स्टडी को डिफरेंशिएट करना होता है मॉडर्न अप्रोच के साथ। तो वहां पर भी हम इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को स्टडी करें तो उस स्टडी को बोलते हैं माइक्रो, नाम से मालूम पड़ा माइक्रो यानी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो उसकी अगर हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच ही बोलते हैं। तो अगर समटाइम क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच या मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, तो इस केस में आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक तरफ मैक्रोस्कोपिक, एक तरफ माइक्रोस्कोपिक, और बीच में आप उनके डिफरेंसेस को लिखेंगे। तो क्वेश्चन जितने नंबर का आएगा उतने डिफरेंसेस लिखेंगे। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो 3 डिफरेंसेस, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो 4 डिफरेंसेस। इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो हम नॉर्मली मैटर का नेचर क्या है, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी है, उनकी वाइब्रेशन फोर्सेस कैसी है, इस तरह की स्टडीज को हम इन तरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस तरह की अप्रोच को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द मैटर। ओके, नाउ द बेसिक्स वन, एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट वन, थर्मोडायनामिक सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, यूनिवर्स एंड स्टेट। तो बेसिकली क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? देखो, अगर हमारे आसपास की जो चीजें हैं, ब्रॉडर चीजें हैं, और उसका छोटा सा पार्ट अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। और उसको छोड़ के उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो क्या होंगी? सराउंडिंग। और ये फिक्स नहीं है कि ये डायनेमिक होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक ये हमारा कॉलेज है, गीता इंजीनियरिंग कॉलेज, और इस कॉलेज में अगर हम एक क्लास को स्टडी कर रहे हैं, बीटेक या डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर को, तो डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर क्या बन गया? सिस्टम। और उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ कॉलेज में क्या बन जाएगा? सराउंडिंग। सिमिलरली, मान लो एक क्लास है डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर, वहां पर एक स्टूडेंट है नाबिल। अगर हम नाबिल की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, नाबिल क्या बन जाएगा? सिस्टम। और नाबिल को छोड़ के उसी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या बन जाएगा? सराउंडिंग। सिमिलरली मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हम डिप्लोमा क्लास को स्टडी कर रहे हैं, तो डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर इज ए सिस्टम और बाकी सारी चीजें क्या है? सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम स्टडी करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम, और उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ क्या है? सराउंडिंग। तो आई होप आपको सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बाउंड्री। अब सिस्टम को अब आप देख सकते हैं, ये सिस्टम है, सिस्टम को सराउंडिंग से डिफरेंशिएट करने के लिए बाउंड्री है। तो इट इज काइंड ऑफ एनवेलप, और इट इज काइंड ऑफ एनवेलप विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है या एक तरह का एनवेलप है जो सिस्टम को सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करता है। अब कैसे? आप लोग क्लासरूम में जब जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सी ब्लॉक में थे, तो सी ब्लॉक में 3 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे 10 कमरे बने हुए हैं, बट आपका एक रूम नंबर से 104 है। तो 104 की जो 4 दीवारी है, जो बाउंड्री है, जो डोर है, जो आसपास की दीवारें हैं, छत है, फ्लोर है, वो क्या है? बेसिकली उसकी बाउंड्री है। और अगर मान लो हम आपकी क्लास को स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्लास की जो वो क्या क्लास क्या बन गए? सिस्टम। और सी ब्लॉक की बाकी सारी जो बाकी रूम, सब कुछ, कॉरिडोर, वो सब कुछ क्या बन गया? सराउंडिंग। और उसको डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं हम लोग? उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमारे पास बाउंड्रीज हैं, वो उसकी वॉल, उसकी फ्लोर, उसकी सीलिंग, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाउंड्री बोलते हैं। अब बाउंड्री क्या हो सकती है? ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। मान लो डोर है, डोर ओपन है, डोर से बच्चा अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, बट डोर क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। डोर के बाहर क्या है? सराउंडिंग, कॉरिडोर, और डोर के अंदर क्या है? क्लास। तो डोर के अंदर सिस्टम है और डोर के बाहर सराउंडिंग है। अब डोर ओपन है,
डोर के थ्रू आप जा भी सकते हैं, आप बात सुन भी सकते हैं, आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बट स्टिल वो डिफरेंशिएट कर रहा है। तो कैसी बाउंड्री है वो? इमेजिनरी बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है वो? इमेजिनरी बाउंड्री है। और फिक्स भी हो सकती है और मूव भी कर सकती है, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल बैलून है, आप बैलून देखते हैं, अब बैलून इन्फ्लेटेड है, उसके अंदर कोई हवा नहीं है। तो अब आप देखते हैं कि जैसे ही बैलून, बैलून क्या है? हमारा सिस्टम, और उसके आसपास क्या है? सारा सराउंडिंग। और जैसे ही बैलून के अंदर हम एयर फिल करना शुरू करते हैं, बैलून की का साइज चेंज होना शुरू हो जाता है, उसकी बाउंड्री जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री और मूविंग बाउंड्री। तो कितनी क्लासिफिकेशन होगी? एक तो होगी रियल और इमेजिनरी। जैसे ब्रिक का एग्जांपल दिया, ब्रिक रियल होगी, डोर का एग्जांपल दिया, इमेजिनरी होगी। अगर वो बाउंड्री मूव कर सकती है तो फिक्स और मूविंग, ठीक है। और पिस्टन मूविंग इन ए सिलेंडर, आप देखते हैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसमें। अब ये जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है आपके सामने, यहाँ पर क्या है? ये जो पिस्टन है, तो ये जो पिस्टन है ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और जब ये पिस्टन यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ से ये पिस्टन नीचे आ सकता है, ठीक है। अब इसकी बाउंड्रीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इस तरह का सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? मूविंग सिस्टम। ओके, सो दिस इज द बाउंड्री। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम, ये सिस्टम है और इसकी सराउंडिंग। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि ये हमारा यूनिवर्स है, तो ये अंदर क्या है? सिस्टम, बाहर क्या है? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि इसको हमने ऐड कर दिया और इसको हमने ऐड कर दिया, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट यूनिवर्स। ये हमारा क्या बन जाएगा? कंप्लीट यूनिवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कंप्लीट यूनिवर्स। इस कंप्लीट यूनिवर्स में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन तो क्या है? सिस्टम। और बाकी सारा कुछ क्या है? सराउंडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट क्या होता है हमारा? देखो, जब कोई सिस्टम, उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो एक टाइम के ऊपर इन सब की एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट। मान लो फॉर एग्जांपल आप हैं, से फॉर एग्जांपल राम कुमार है। राम कुमार रात को सो रहा है, उसकी स्टेट क्या है? स्लीपिंग। वो दिन में खेल रहा है, उसकी स्टेट क्या होगी? प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? उसकी स्टेट जो होती है वो चेंज होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। सो विद द टेम्परेचर, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर उसकी प्रॉपर्टीज सारी उनके एक फिक्स वैल्यू है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट बोलते हैं। एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूं। मान लो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस। और इस वाई और एक्स एक्सिस में मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। देखो, अब इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो y की वैल्यू है और जो x की वैल्यू है, वो दोनों एक फिक्स वैल्यू है। मान लो यहाँ पर वैल्यू है 1 और यहाँ पर भी वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। अब ये फिक्स वैल्यू है, ये क्या है? इसकी स्टेट। मान लो जैसे ही ये पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ गया, ये देखो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर भी वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू।
पर जो इसकी ये वैल्यू है एक्स एक्सिस की, वो वैल्यू चेंज होगी, से ये वैल्यू बन गई यहाँ पर आके 4। अब देखो वैल्यू चेंज होगी ना, यहाँ पे वैल्यू थी 1 1, यहाँ पे वैल्यू है 4 और 1। ये डिस्टेंस कितना है 1, ये डिस्टेंस कितना है 4। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट। अगर इस स्टेट के ऊपर इसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे ये वैल्यू चेंज हुई, दोनों में से एक वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, इसकी स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। तो किसी स्टेट की अगर सारी कैरेक्टरिस्टिक अगर सेम है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, देख रहे हैं आप। शुरू में ये यहाँ पर है इसकी बाउंड्री, ठीक है ना। अब देखो ये इसकी इनिशियल बाउंड्री है, इसके अंदर वॉल्यूम है, इसका एक वॉल्यूम है ये वाला, ठीक है। और ये क्या है, इसका वॉल्यूम हो गया, इसका कुछ प्रेशर है। और जैसे ही ये वैल्यू चेंज होके, जैसे ही ये वैल्यू हमारी चेंज हुई, ठीक है, चेंज होके हमारा जो नया वॉल्यूम बना, वो हमारा नया वॉल्यूम बन गया ये वाला, ठीक है। और जो हमारा पहले जो वॉल्यूम था वो था ये वाला। अब क्या हो गया, इसकी स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। पहले इसकी ये स्टेट थी, यहाँ प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। अब इसका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट। ओके, चलो नेक्स्ट है टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। एक तो हमारा सिस्टम होता है ओपन टाइप का, एक सिस्टम होता है हमारा क्लोज टाइप का। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास है 101। 101 में एक आप देखते हैं चारों तरफ बाउंड्रीज हैं, वॉल बनी हुई है, ऊपर सीलिंग है, नीचे फ्लोर है, और एक उसमें डोर लगा हुआ है, ठीक है। डोर ओपन है, मूवमेंट हो रही है, यानी तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर इंटरेक्शन होगी, यानी कि मास की ट्रांजेक्शन, चाहे तो मास की इंटरेक्शन है, यानी मास जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, या फिर एग्जाम्पल के लिए कोई हीट इंटरेक्शन हो रही है, या फिर वर्क की इंटरेक्शन हो रही है, यानी सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो रहा है या वर्क इंटरेक्शन हो रही है, उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ कि एक टीचर क्लास ले रहा था, टीचर चला गया क्लास में से, और उसके बाद उसमें से 5 बच्चे बाहर चले गए पानी पीने के लिए। जैसे टीचर आया, उसके अंदर आते आते 2 बच्चे क्लास के अंदर आ गए, ठीक है। और टीचर ने क्या किया, डोर क्लोज कर लिया। अब ना तो अंदर वाले बच्चे बाहर जा सकते हैं, ना बाहर वाले बच्चे अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, उस सिस्टम को क्लोज कर दिया। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास की कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकती, यानी कि उस सिस्टम का जो मास है वो फिक्स रहेगा, और सराउंडिंग का मास है वो ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम। यानी कि अब हाँ, एक चीज और, मान लो जो हमारा डोर है वो डोर ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, वो डोर ग्लास का है, या वो डोर ओपन है, बट मैंने बोला कोई बच्चा अंदर नहीं आएगा, बच्चे बाहर खड़े हैं। अब मेरी आवाज भी बाहर जा रही है, बच्चे मेरी आवाज को सुन सकते हैं, बच्चे मुझे बाहर से देख सकते हैं, बट वो क्लास के अंदर नहीं आ सकते। इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोई मास कोई ट्रांसफर नहीं होगा, पर उसमें वर्क और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, दोनों की इंटरेक्शन हो सकती है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम।
मैंने आपको दो सिस्टम बताया अभी, एक ओपन सिस्टम और एक क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, एक हॉट कॉफी का कप लिया और उसको जस्ट टेबल के ऊपर रखा। आप देखेंगे उसके ऊपर से ना वेपर्स बनते हैं और वो वेपर उस कप से निकल के बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वहां पर मास का ट्रांजेक्शन हो रहा है और हीट का भी इंटरेक्शन हो रहा है। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। हमने क्या किया, थोड़ी वापस एक और कप लेके आए और उस कप के ऊपर एक हमने कवर लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। उस ढक्कन से क्या होगा कि जो वाटर के जो वेपर्स हैं वो उस कवर से स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने के बाद वो कंडेंस होके वापस उस कप के अंदर आ जाएंगे, यानी कि कोई भी मास वहां से बाहर नहीं जा रहा। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, क्योंकि मास की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही। पर आप दो, आपके पास दो कप हो गए, एक को हमने ओपन रखा हुआ है, एक को हमने कवर किया हुआ है। जो कप हमने ओपन रखा है वो जल्दी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें से बाहर वेपर्स भी जा रहे हैं, तो हीट की इंटरेक्शन भी हो रही है और मास की इंटरेक्शन भी हो रही है। बट जो हमारा दूसरा कप है, उस दूसरे कप में से वो कप थोड़ी देर के बाद ठंडा होगा। क्यों, आपने उसके ऊपर एक कवर लगा दिया। उस कवर की वजह से क्या हो रहा है, कोई मास की ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, बट हीट ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या है, एंड देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, यानी सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में कोई भी हीट और मास की इंटरेक्शन ना हो। एनर्जी मे बी ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिखाया था, उस एग्जांपल में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था। उस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या था, बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। सिस्टम के अंदर उसके अंदर क्या है, प्रेशर, हाई प्रेशर वॉल्यूम पे, हाई प्रेशर पे आपके पास पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है। अब वो पेट्रोल एयर का मिक्सचर बर्न होके क्या करेगा, हाई प्रेशर के ऊपर मूव करेगा। तो अब आप देखो, इसमें क्या कोई मास बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या कोई मास बाहर से अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, सिर्फ पिस्टन मूव कर रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। तो मैंने आपको जो अभी कप वाला एग्जांपल दिया था, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर कि क्या ओपन सिस्टम होता है और क्या क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या होता है, एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। आपके घरों में, सबके घरों में गीजर है और आप क्या करते हैं, ठंडा पानी है, उसको गर्म करने के लिए हम लोग गीजर यूज करते हैं। तो उस गीजर को से पानी आ रहा है, सिस्टम कैसा हो गया, हमारा ओपन सिस्टम हो गया। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ, जो आप देख रहे हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। तो मैंने आपको क्लोज सिस्टम बताया, ये एग्जांपल है। देखो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन है, इस पे वेट रखा हुआ है और हमने जैसी हीट दी तो इसके अंदर एनर्जी जो है देने से ये इसका प्रेशर बढ़ गया, तो ये इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। तो इस टाइप, बट कोई भी क्या हो रहा है, कोई मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। एग्जांपल, मोटर कार बैटरी और रेफ्रिजरेटर और बॉम्ब क्लोरीमीटर, और कप का एग्जांपल मैंने दिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का आपको एग्जांपल दिया। दीज ऑल आर द क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम अभी आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पर मास ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो मैंने गीजर का एग्जांपल दिया। आप साइकिल में या कार में या स्कूटर में कई बार हवा डलवाने जाते हैं, तो वो देखते हैं ना, वो क्या करता है, एक सिलेंडर के अंदर हाई कंप्रेस एयर स्टोर करता है। जैसे ही वो हवा डालता है तो क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफर, एयर में भी तो मास होता है, मास का ट्रांसफर उसको, दिस इज एग्जांपल ऑफ द ओपन सिस्टम। ओके, सो ये एक ओपन सिस्टम में ये सिस्टम है, मास आ रहा है, मास बाहर जा सकता है, एनर्जी अंदर आ रही है, एनर्जी बाहर जा सकती है। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वो टीचर आया, टीचर ने क्या बच्चों को बोल दिया कोई अंदर नहीं आएगा, वो आपकी बात सुन सकते हैं, ठीक है, आपकी बात सुन सकते हैं, आपको देख सकते हैं, पर अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। टीचर ने क्या किया, डोर क्लोज कर दिया और इंसुलेटेड रूम है, ना तो आप टीचर की आवाज बाहर जा रही है, ना वो बच्चे उसको टीचर को देख सकते हैं, यानी उसे आइसोलेट कर दिया। इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये एक तरह एक क्लोज सिस्टम है जिसमें ना तो मास ट्रांसफर कर सकता है, ना एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स मास और नो हीट और वर्क एनर्जी कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो ये क्या हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये एग्जाम में आएगा, डिफाइन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, या 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आता तो डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। ओके जी। सो नेक्स्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो कोई भी सिस्टम है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डिपेंडिंग अपॉन फेज चेंज। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे पास कोई भी मटेरियल है ना, तो उस मटेरियल के 3 फेज पॉसिबल हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। आपको मालूम है लिक्विड, सॉलिड और गैसेस में क्या डिफरेंस होता है, कि 3 ही फेज क्यों होते हैं हमेशा, 3 से ज्यादा फेज हो सकते हैं। 3 फेज क्यों होते हैं, बिकॉज जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। तो उन जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी जो हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट क्या होगी, फेज क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है ना। तो कभी हम लोग सोचते हैं नहीं 3 4 भी तो सकते हैं, 5 भी, तो ये रीजन है कि इन दोनों फोर्सेस के जो बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है तो हमारे पास जो वो है मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और अगर हमारी रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो गैसेस फॉर्म में होगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो हमें ना रीजन ही पता होना चाहिए, सिर्फ हमने ये नहीं कि बस कुछ हमने पढ़ लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, नो। चलो एनी हाउ हम बात कर रहे थे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सिस्टम की। तो हम किसी भी सिस्टम को उसके फेजेस के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। सो ए क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फेज। यानी कि कोई भी मैटर जो है वो उसके केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्ट्रक्चर अगर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर वाटर जो है वो क्या है, H2O, थ्रू आउट वो H2O ही है, तो वो हमारा क्या है, होमोजीनियस। पर वो लिक्विड फेस में होना चाहिए, या फिर वो सॉलिड फेस में होना चाहिए, या फिर गैसेस फेस में होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस स्ट्रक्चर। अच्छा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन का मीनिंग क्या हुआ, कि अगर मान लो कोई सिस्टम है उसकी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट 1 से स्टेट 2, स्टेट 3, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहनी चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी इन केमिकल कंपोजिशन। ये नहीं कि आपने क्या किया, उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज करते ही उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया, नो। तो अदरवाइज वो क्या होगा, होमोजीनियस नहीं रहेगा। ओके जी। और फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई एक फॉर्म में होना चाहिए। अब कोई भी सब्सटेंस में बताया आपको वो 3 फॉर्म में हो सकता है। तो ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज इज नोन एज द होमोजेनियस स्ट्रक्चर। यानी वाटर है, अगर वो आइस की फॉर्म में ही है, या वो गैसेस फॉर्म में है, यानी वेपर की फॉर्म में, एक ही फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे उसको, होमोजेनियस स्ट्रक्चर बोलेंगे। बट ऑन द अदर साइड अगर मान लो उसका जो फेस अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर। ओके जी। तो फॉर एग्जांपल
ए सिस्टम इज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड और गैसेस, तो दो फेज हो गए ना, इसका मतलब अगर दो फेज हैं तो ये हमारा क्या बन गया, हेट्रोजीनियस बन गया। सिमिलरली अगर तीन फेज हैं, अगर तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस। तो इस तरीके से उसको केमिकल बेसिस पे या फिर उसको फिजिकल बेसिस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे वो होमोजीनियस लेवल पे है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे या वो केमिकल स्ट्रक्चर के लेवल पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मली ये क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट है अब थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज हैं, आपको मैंने बताया ना कि कोई जैसे कि मान लो एक सिस्टम है और उस सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो अगर उनकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो सेम रहती है, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी इज ए ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, यानी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, which can be used to describe the condition or state of a system। जिसको मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसको हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए किसी भी सिस्टम की स्टेट को, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। बट हर करेक्टरिस्टिक, किसी भी सिस्टम की सारी करेक्टरिस्टिक जो है वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो प्रॉपर्टी बनने के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक बनने के लिए कुछ कंडीशन है। अगर वो करेक्टरिस्टिक उन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टीज नहीं है। और वो कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले कि उनकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि वाई एक्स वाई एक्सिस के ऊपर जब वो स्टेट के ऊपर एक पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट पे था तो उसमें एक्स की फिक्स वैल्यू थी, वाई की फिक्स वैल्यू थी। आप जैसे ही उसको स्टेट को चेंज कर देंगे, यानी 1 1 से 1 2 कर देंगे, तो इमीडिएटली वाई की वैल्यू क्या हो रही है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरीके से कि जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। आप देखते हैं जब भी हम पीबीटीएस ये डायग्राम बनाते हैं, ये हमेशा प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। ओके जी। सो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। दैट मीन कि जो हमारी जो कोई किसी भी प्रॉपर्टी में अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो उसकी स्टेट पे डिपेंड करेगी, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर, ना कि उसके पाथ के ऊपर। इट्स वेरी क्लियर कि मान लो मैं 1 से लेकर 2 पे जा रहा हूँ, ऐसे मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, और 1 से लेकर 2 जाने में मैं चाहे कोई मर्जी पाथ लूँ, जो मर्जी पाथ लूँ, बट मेरी 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे वैल्यूज क्या है, सेम वैल्यूज है। तो इसका पाथ के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, पाथ के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं वैल्यू। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वैल्यू सिर्फ एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे, यानी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते, ना कि उसके पाथ के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। इसीलिए एक टर्म आती है पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उसका पॉइंट फंक्शन होना क्या है, मैंडेटरी है। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन करता हूं। तो मान लो ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब मैं इस पॉइंट पे चाहे तो इस पोजीशन से जाऊं, चाहे मैं इस पोजीशन से जाऊं, ठीक है, चाहे मैं इस पोजीशन से जाऊं, तीनों केसेस में जो ये 1 पॉइंट है चाहे ये 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और ये वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली
2 पॉइंट के ऊपर भी ये वैल्यू और 2 पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है। क्या है ये, पॉइंट फंक्शन। तो जो प्रॉपर्टी है वो अपने पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ के ऊपर। तीसरा क्या है, इन ए साइक्लिक प्रोसेस नेट चेंज इन ईच प्रॉपर्टी इज 0, यानी कि अगर मान लो ये मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और इसके ऊपर मैं एक प्रोसेस ड्रॉ करता हूं, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, ठीक है। और ये मान लो मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, ये मेरा पॉइंट नंबर क्या है, 3 है, और ये मेरा है पॉइंट नंबर 4, और ये मेरा वापस पॉइंट नंबर 1। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या सेम, तो इसको क्या बोलते हैं, साइकिल। तो अब देखो, जब पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद इस पॉइंट पे आए, तो इस पॉइंट पे प्रेशर की या वॉल्यूम की या जो भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी इस पॉइंट के ऊपर। ये देखो, ये दोनों वैल्यू क्या है, फिक्स, चाहे जो मर्जी पाथ फॉलो करके आए। तो किसी भी साइकिल के लिए जो चेंज इन प्रॉपर्टी है उस पॉइंट के ऊपर वो क्या होती है, सेम होती है। ओके जी, तो ये 4 रिलेशन है, ये चारों रिलेशन फॉलो करना मैंडेटरी है। और लास्ट में 4th है कि ये एक क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को अगर प्रॉपर्टी बनना है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। इन शॉर्ट वो पॉइंट फंक्शन होना चाहिए, ना कि पाथ फंक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, डिफाइन प्रॉपर्टी या व्हाट यू मीन बाय प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज which depend upon mass, example temperature, pressure, density, viscosity। एग्जाम्पल के लिए कमरा है, 1 रूम है और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, और उस रूम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो उसके आधे हिस्से का टेम्परेचर भी 10 है और बाकी आधे का भी 10 है। इसका मतलब वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही एयर की डेंसिटी जो आधे सेक्शन में भी सेम है और दूसरे सेक्शन में भी सेम है। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव, जैसे कि आपने उस रूम को 200 में डिवाइड किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया ना। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ये अभी रूम वाला। तो ये दिस एग्जांपल जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।